वृद्धा आश्रम के गेट पर कार रुकते ही बहू फूट फूट कर रोने लगी थी। माँ जी, प्लीज आप घर वापस चलो। उसकी सिसकियों की आवाज से आगे की बात गुम हो गई थी। माँ जी ने अपनी बहू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बेटा, तुम उदास मत हो। मैं कोई तुमसे रूठ कर थोड़ी ना वृद्धाश्रम रहने आई हूँ। मुझे यहाँ अच्छा लगता है। नहीं माँ जी, मैं आपके बगैर वहाँ कैसे रहूंगी। कुसुम कुछ नहीं बोली, केवल अपनी बहू आरती के सिर को सहलाती रही। कार का दरवाजा विजय ने खोला था। उसने सहारा देकर अपने पिताजी को कार से बाहर निकाला। फिर पीछे बैठी अपनी माँ की ओर देखा। माँ उसकी पत्नी के सिर पर हाथ फेर रही थी और आरती बिलक बिलक कर रो रही थी। उसकी आंखें नम हो गई। माँ, आप यहाँ कैसे रह पाएंगी? कुछ देर यहाँ घूम लो, फिर हम साथ वापस लौट चलेंगे। विजय ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया था ताकि उसकी माँ उसके बहते आंसुओं को ना देख सके, पर पिता की नजरों से उसके आंसू कैसे छिप सकते थे। विजय, तुम रो रहे हो? अरे, हम तो यहाँ रहने आए हैं और कोई दूर भी नहीं है। जब मन करे यहाँ आ जाया करो। हम साथ साथ में मिलकर यहाँ रह रहे बुजुर्गों की सेवा करेंगे। पर बाबूजी, आप लोगों के बगैर हमें अपना ही घर काटने को दौड़ेगा। हम आपके बगैर नहीं रह सकते। विजय अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर शांति छाई रही। फिर कुसुम ने अपने पति का हाथ पकड़ा और वृद्धाश्रम के गेट के अंदर हो गई। उनके पीछे पीछे आरती और विजय उनका सामान हाथ में उठाए चल रहे थे। आरती, माँ बाबूजी का सारा सामान अच्छी तरह से रख दिया था ना? हाँ, मैंने माँ जी से पूछकर सामान बैग में जमा दिया था। और वह माँ जी की दवाई? हाँ, वह भी कम से कम 2 महीने के हिसाब से रख दी है। फिर जब हम आएंगे तो और लेते आएंगे। माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम में छोड़कर लौटने से पहले विजय ने वृद्धाश्रम के मैनेजर से बात की थी और उन्हें बाबूजी की देखभाल करते रहने का अनुरोध किया था। वह कुछ पैसे भी उनके पास छोड़कर आया था। कभी जरूरत पड़े तो आप उन्हें दे देना, मेरा नाम बताए बगैर। मैनेजर विजय को श्रद्धा के भाव से देख रहा था। यहाँ जो भी हुआ, बुजुर्ग आते हैं, वे अपने बेटे और बहू द्वारा सताए हुए होते हैं। पर तुम तो बिल्कुल अलग ही हो विजय। मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि माँ और पिताजी यहाँ रहें। उनकी ही जिद के कारण उनको यहाँ लाना पड़ा। मालूम नहीं हमसे क्या अपराध हो गया है। उसकी आंखों में से आंसू बह निकले। मैनेजर बोला, तुम लोग जाओ, मैं उनका ध्यान रखूंगा। विजय और आरती भारी कदमों से वृद्धाश्रम से बाहर निकले। वे चाहते थे कि लौटते समय एक बार और माँ जी से मिल लें, पर आरती ने रोक दिया था। कुसुम और केदार आश्रम की खिड़की के झरोके से विजय और आरती को लौटते हुए देख रहे थे। बहुत उदास हैं दोनों। हाँ कुसुम, मगर हमने उन्हें छोड़कर कोई गलती तो नहीं की। पहली बार केदार के चेहरे पर सिकन दिखाई दी थी। कुसुम ने पलटकर अपने पति की ओर देखा। नहीं, हम कोई नाराज होकर थोड़ी ना आए हैं। जब हम लोगों को का यहाँ मन नहीं लग रहा है, तब हम अपने घर वापस लौट चलेंगे। कुसुम ने साड़ी के पल्लू से आंखें के आंसू पोंछते हुए कहा। केदार कुछ नहीं बोले। वृद्धाश्रम आने का निर्णय उनका ही था। वे ही तो गहे बगाए इस आश्रम में आते जाते रहते थे। उनका मित्र रंजीत यहाँ रह रहा था। रंजीत को तो उनका बेटा ही आश्रम छोड़ गया था। देखो पिताजी, आप हमारे साथ सूट नहीं होते, इसलिए आप यहाँ रहें। जितना खर्चा लगेगा मैं देता रहूंगा। रंजीत अवाक उसकी ओर देख रहे थे। बेटा, उससे सूट नहीं होता का क्या मतलब? माँ बाप तो अपने बेटों को पालते ही इसलिए हैं कि वे उनके बुढ़ापे का सहारा बने। होता होगा, पर हम लोग आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। रंजीत कुछ नहीं बोला और चुपचाप वृद्धाश्रम आने की तैयारी करने लगा। उन्होंने अपने मित्र रंजीत को जरूर बताया था, यार अब हम मिल नहीं पाएंगे। केदार को आश्चर्य हुआ। क्यों? मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ रहा है। वृद्धाश्रम पर क्यों? रंजीत कुछ नहीं बोला। केदार ने भी उसे नहीं उकेरा। देखो रंजीत, हम तो मिलेंगे ही, यहाँ नहीं तो मैं वृद्धाश्रम आकर मिलूंगा। अरे नहीं केदार, तुम्हारा बेटा तो हीरा है, तुम उसके साथ एंजॉय करो।
रंजीत की आंखें बरस रही थी। बहुत छिपाने के बाद भी उनकी सिसकियां केदार तक पहुंच चुकी थी। केदार ने रंजीत से मिलने वृद्धाश्रम जाना शुरू कर दिया था। वे दिन भर वहां रहते और रंजीत के दुख को हल्का करते। वहां रह रहे और वृद्धजनों से भी मिलते। केदार जब भी वृद्धाश्रम जाते अपने साथ खाने पीने का कुछ न कुछ सामान लेकर जाते। सारे लोगों के साथ बैठकर खाते और मस्ती करते। केदार को वृद्धाश्रम में अच्छा लगने लगा था। कई बार वे अपनी पत्नी कुसुम को भी लेकर जाते। विजय, मुझे कुछ पैसे दोगे? जी बाबूजी। कितने पैसे दे दूं? यही कोई 5 लाख। केदार बोल पड़े। जी बाबूजी, मैं चेक दे दूं कि नकद दूं? केदार को इस बात पर जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ था कि विजय ने उनसे यह नहीं पूछा कि इतनी सारी रकम की उन्हें क्या जरूरत आ पड़ी है। विजय कभी भी अपने पिताजी से कोई भी सवाल करता ही नहीं था। वो जो कह देते उसे उनका आदेश मानकर तत्काल उसकी पूर्ति कर देता। चेक दे दो। जी बाबूजी। विजय ने तुरंत ही चेक काटकर उनके हाथ में थमा दिया। नालायक, यह तो पूछ लिया होता कि मुझे ये 5 लाख क्यों चाहिए। मैं आपसे भला कैसे पूछ सकता हूँ? आपको पैसे चाहिए तो कोई अच्छे काम के लिए ही चाहिए होंगे। हाँ, वह तो ठीक है, पर फिर भी मैं बता दूं, वहाँ एक वृद्धाश्रम है ना, मैं वहाँ एक कमरा बनवा रहा हूँ। जी, यह तो अच्छी बात है बाबूजी। और पैसे चाहिए हो तो बता देना। विजय इससे अधिक कुछ और जानना भी नहीं चाहता था। विजय उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने उसे खूब पढ़ाया लिखाया और उसे किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होने दी थी। वे सरकारी अधिकारी थे तो शहर शहर उनका ट्रांसफर होता रहता, पर जब वे रिटायर हुए तो अपनी जन्मभूमि में ही आकर रहने लगे। विजय को पढ़ाया तो बहुत, उसे इंजीनियर भी बना दिया, पर उसे नौकरी पर नहीं जाने दिया। उन्होंने उसके लिए बड़ा सा व्यापार खुलवा दिया। व्यापार अच्छा चल रहा था। उसकी शादी आरती से हुई। आरती बेटी बनकर ही घर आई थी। वे और कुसुम भी उसे बेटी की तरह ही प्यार करते। आरती भी उन्हें सास ससुर न मानकर माँ पिताजी ही मानती। विजय अपनी दुकान चला जाता और कुसुम और आरती अपने में ही उलझे रहते, तो केदार अपने रंजीत के साथ अपना टाइम काटते। रात में सभी लोग एक साथ खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाते और दिन भर की गतिविधियों की चर्चा करते। ऐसा कभी कभार ही होता जब रात में खाने की टेबल पर सभी साथ ना हो। बाबूजी और अम्मा आपके साथ बैठकर खाना ना खाओ तो पेट ही नहीं भरता। हाँ रे, बड़ा हो गया है पर अभी भी छोटे बच्चों जैसा करता है। लेकर रोटी और ले। कुसुम का लाड टपक पड़ता। नहीं अम्मा, अच्छा दे ही दो, नहीं तो आप नाराज हो जाओगी। कुसुम प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती तो वह उनके आंचल से चिपक जाता। केदार इस मामले में अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता कि भले ही उनके एक ही बेटा है, पर वह बेटा स्वर्ण कुमार बनकर उनकी सेवा करता है। केदार वृद्धाश्रम में रंजीत के साथ ही अपना ज्यादातर समय काटते। कई बार कुसुम भी उनके साथ वहां जाती। वृद्धाश्रम में उनका मन लगने लगा। केदार ने विजय से पैसे लेकर 2 कमरे बना लिए। एक कमरा तो उसने रंजीत को रहने के लिए दे दिया, पर दूसरा कमरा खाली ही था। उन्होंने वहां रह रहे वृद्धजनों से भी आग्रह किया, पर वे अपने कमरों में खुश थे। वह कमरा बंद ही था। इस बंद कमरे को देखकर ही उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न वे और कुसुम यहाँ रहने लगे, और जैसे वे यहाँ रंजीत से मिलने आते हैं वैसे ही वे वहाँ विजय से मिलने चले जाया करेंगे। उन्होंने अपने विचारों को कुसुम के साथ भी साझा किया। हाँ, यह तो अच्छी बात है, पर विजय इसके लिए तैयार नहीं होगा। और वह मेरी बेटी आरती, वह तो सारा घर अपने सर पर उठा लेगी। कुसुम जानती थी कि आरती उनसे दूर नहीं रह सकती है। वह आम बहुओं की जैसी थोड़ी ना है जिनके लिए सास सिर दर्द होती है। केदार भी इस बात को जानते थे कि ऐसा संभव नहीं है, पर प्रयास तो करना ही चाहिए। केदार और कुसुम ने धीरे धीरे वृद्धाश्रम में अपनी उपस्थिति बढ़ा ली थी। कई बार तो वे रात वहीं रह भी जाते थे। विजय और आरती झुंझला जाते, पर वे कुछ बोल नहीं पाते थे। विजय और आरती को अपने माता पिता का व्यवहार कुछ अजीब सा लगने लगा था। आरती कोई बात तो नहीं हो गई है? माँ, बाबूजी आजकल वृद्धाश्रम में कुछ ज्यादा ही समय दे रहे हैं।
उसके स्वर में चिंता साफ झलक रही थी। नहीं तो, पर ये तो सच है कि वे अब वहाँ कुछ ज्यादा ही रुकने लगे हैं। आरती का स्वर भी उदास था। वे अपने माता पिता से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। एक दिन उनके पिता ने उनसे कह दिया था, विजय, हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ दिन के लिए वृद्धाश्रम रहने चले जाएं। विजय के साथ ही साथ आरती भी चौंक गई थी। अरे बाबूजी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? उसका चेहरा रुआसा हो गया था। नहीं, तुम तो मेरा बेटा हो, तुझसे गलती हो ही नहीं सकती, और हो भी जाए तो उसके लिए मेरे हाथ में डंडा है ना। केदार जानते थे कि वे जब भी इस बात को कहेंगे तब ही विजय की प्रतिक्रिया ऐसी ही आएगी। फिर बाबूजी, आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? अपने बेटे को छोड़कर? अपने बेटे को कैसे छोड़ सकते हैं हम? वहाँ केवल इसलिए जा रहे हैं ताकि हम जैसे लोगों के साथ अपना समय काट सकें। हमें वहाँ बहुत अच्छा लगता है। इस कारण से भी। यह क्या बात हुई बाबूजी? तुम नहीं समझोगे। इतना समझ लो कि हमने तय कर लिया है कि हम वहाँ जाएंगे। माँ को क्यों ले जा रहे हैं आप? इस उम्र में मैं अपनी पत्नी से कैसे दूर रख सकता हूँ? हम दोनों जाएंगे जब इस पर और कोई बात नहीं होगी। जानबूझकर केदार ने जोर से बोला था ताकि वे अपने बेटे से प्रश्नों से बच सकें। उनके पास उन प्रश्नों का कोई उत्तर था ही नहीं। विजय की आंखों से आंसू बह निकले थे। आरती तो भागकर अपने कमरे में जाकर सिसक रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज बाहर तक आ रही थी। विजय और आरती अपने माता पिता के निर्णय को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने उन्हें बहुत समझाया भी, पर वे नहीं माने। तो अंततः उन्होंने कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं कि संभावनाओं के साथ वृद्धाश्रम छोड़ आए। केदार और कुसुम जानते थे कि विजय के लिए ऐसा करना कठिन होगा, पर उनके पास और कोई विकल्प था भी नहीं। वे अपने बेटे और बहू के साथ रह तो बहुत अच्छी तरह से रहे थे। बेटा और बहू उनकी बहुत ध्यान रखते थे, पर इसके बाद भी वे एकाकी बने हुए थे। विजय से वे सीमित ही बात कर पाते थे और विजय भी उनसे ज्यादा कुछ बोलता नहीं था। अमूमन यही स्थिति कुसुम की भी थी। वृद्धाश्रम में उनका एकाकीपन दूर हो जाता था। यहाँ वे बहस कर लेते, लड़ लेते और मस्ती भी कर लेते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन जिस शाही अंदाज में व्यतीत किया था, वैसे ही जीवन से वे निराश हो चुके थे। केदार और कुसुम को वृद्धाश्रम में रहते हुए 1 साल से अधिक का समय हो गया था। विजय और आरती नियमित उनसे मिलने आते थे और कई बार वे फेस्टिवल पर उन्हें घर भी ले जाते थे। आपके बिना तीज त्योहार अच्छे नहीं लगते, आपको चलना ही पड़ेगा। आरती की जिद के आगे कुसुम समर्पण कर देती थी और वे 1-2 दिन के लिए घर चले जाते, पर तुरंत ही लौटकर आश्रम आ जाते। उनका मन आश्रम में अच्छी तरह लग चुका था। वे यहाँ मुक्त भाव से रहते थे। विजय और आरती ने भी धीरे धीरे अपने आप को ढाल लिया था। आज ही वृद्धाश्रम के मैनेजर ने बताया कि आरती बाथरूम में फिसल गई है और उसके पैरों में प्लास्टर चढ़ा है। यह सुनते ही कुसुम की आंखों में आंसू बह निकले। अरे, विजय ने बताया ही नहीं। उनकी नाराजगी अपने बेटे के प्रति बढ़ रही थी। ऑटो उनके मकान के सामने आकर रुक गया था। ऑटो से सबसे पहले केदार उतरे, फिर कुसुम। दोनों कुछ देर तक अपने मकान को यूं ही देखते रहे। बहुत दिनों के बाद वे अपने घर आए थे। उनके हाथ में केवल एक ही थैला था। गेट को पार कर जैसे ही वे अंदर के कमरे में पहुँचे, उन्हें आरती बेड पर लेटी दिखाई दे गई। कुसुम ने बहू को निहारा। आरती कुछ दुबली लग रही थी। उसके पैर में बंधा प्लास्टर दिखाई दे रहा था। कुसुम का वात्सल्य उमड़ आया। बहू, उसकी आवाज़ में अपनत्व भरी मिठास थी। आरती को झपकी लग गई थी, पर उसने कदमों की आहट को सुन लिया। पर जैसे ही उसके कानों में बहू शब्द गूंजा, वह हड़बड़ा गई। यह तो माँ जी की आवाज़ है। उसने झट आंखें खोल दी। माँ जी को अपने सामने खड़ा देखा तो उसकी आंखें बरस गई। उसने उठने की कोशिश की। रहने दो बहू, सोई रहो। कुसुम उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। कैसी हो बिटिया? अब की बार केदार ने उसे पुकारा। बाबूजी।
आरती की सिसकियों भरी आवाज़ कमरे में गूंज गई। विजय शायद अंदर था। वही उसने आरती के सिसकने की आवाज़ सुनी तो वह दौड़कर बाहर आया तो सामने अपने पिताजी और माँ को देखा। अम्मा, बाबूजी। वह उनसे लिपट गया। केदार उसे अपने सीने से लगाए उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे और कुसुम आरती के सिर को सहला रही थी। अबे नालायक, जब बहू के पैर में फ्रैक्चर हो गया, इसकी सूचना भी तूने मुझे देना जरूरी नहीं समझा? केदार की आवाज़ में कठोरता थी। हाँ बेटा, तुझे हमें बताना चाहिए था। यह तो तेरी गलती है। कुसुम का स्वर भी नाराज़गी भरा था। क्या करूं बाबूजी, अब मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता। आपको दुख होता है यह सोचकर आपको नहीं बताया। यह तो गलत है बेटा। मैं घर से भले ही दूर चला गया हूँ, पर तुम तो अपने से ही हमें दूर करने में लगे हो। केदार का स्वर भीग गया था। बहुत देर तक दोनों सुख दुख की बातें करते रहे। सुनो बेटा, अब कुसुम जब तक बहू के पैर पर प्लास्टर नहीं उतर जाता तब तक यही रहेगी और मैं कल सुबह ही आश्रम चला जाऊंगा। आप भी क्यों नहीं रुकते यहाँ? वैसे भी आपने बोला था कि आप कुछ दिनों के लिए ही आश्रम जा रहे हैं। अब तो बहुत दिन हो गए हैं। नहीं बाबूजी, अब हम आप लोगों को नहीं जाने देंगे। विजय ने जोर से केदार को जकड़ लिया था। देखो बेटा, आश्रम तो हमको जाना ही होगा। हमने वहाँ का कमरा थोड़ी ना छोड़ा है। वैसे भी वहाँ रह रहे सभी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। पर कुसुम अभी कुछ दिन यहीं रहेगी। आरती के स्वस्थ होने तक विजय कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि बाबूजी उसकी बात नहीं मानेंगे। सुबह जल्दी ही केदार अपना थैला उठाकर आश्रम की ओर चल दिए थे। जाते जाते कुसुम को बोल गए थे, देखो बहू के स्वस्थ होते ही तुम आ जाना। वहाँ तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगेगा। कुसुम ने गालों में लालिमा दौड़ गई थी।